सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। हिंदी में आज हम करेंगे कार्यपत्रक संख्या 33, जो कि आपके व्याकरण भाग से संबंधित है और इसमें आज का हमारा मुख्य विषय है अलंकार। तो बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि अलंकार का क्या अर्थ होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहने या जेवर। तो चलिए अब हम अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य वास्तव में एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है। जो भी चीज़ खूबसूरत होती है वह मनुष्य को आकर्षित करती ही करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं। यह भी बात सत्य है कि बच्चों को अलग चीज़ें पसंद होती हैं, बड़ों को अलग चीज़ें पसंद होती हैं, लड़कों को अलग चीज़ें पसंद होती हैं, लड़कियों को अलग चीज़ें पसंद होती हैं। किसी की रुचि किसी चीज़ में है और किसी दूसरे व्यक्ति की रुचि किसी दूसरी चीज़ में है। तो इस तरह से सबकी रुचि अलग अलग होती हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता जो होती है वह दो कारणों से होती है। एक बाहरी रूप व सजावट और दूसरी आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होती है। यानी जो सुंदरता होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सी? एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। बाहरी सुंदरता कौन सी होगी? अब जो बाहर से दिखने में आती है, जैसे आपने सुंदर हेयर स्टाइल बनाया है, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत दिखता है, तो ये सारी चीज़ें आपका बाहरी सौंदर्य है। लेकिन आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, असहाय लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है, ये सारे जो गुण हैं वो आपकी आंतरिक सुंदरता होगी। इसी प्रकार कोई भी जो रचना होती है वह अपनी बाह्य रूप के कारण सुंदर होती है, तो कभी वह अपने आंतरिक गुण के कारण सुंदर होती है। कवि या कलाकार जो होता है वह सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करें और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। देखिए, अलंकार होता क्या है? अलम और कार, इस तरह अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी अलम और कार, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कि कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी या आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। तो जिस तरह से कोई भी स्त्री आभूषण धारण करने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, उसी प्रकार से जो काव्य होता है वो अलंकारों से युक्त होने पर उसकी शोभा में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि हमारे जो महत्वपूर्ण काव्य शास्त्री हैं उन्होंने अलंकारों के बारे में क्या कहा है। कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव, ये दो नाम आए हैं यहाँ पर, भामह और केशव। ये
प्रमुख काव्यशास्त्री हैं। काव्यशास्त्री यानी काव्य के लिए प्रमुख लक्षणों की रचना करने वाले, यानी एक रचना में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें एक रचना में शामिल होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों की रचना इन्होंने की है। ठीक है, तो केशव और भामह इन्होंने माना है रचना के लिए अलंकार को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है, यानी एक साधारण व्यक्ति है और एक जिसने बहुत सारे गहने आभूषण पहने हुए हैं, तो जो अलंकार है, जो आभूषण है, वो सामान्य व्यक्ति से उसको अलग करता है। उसी प्रकार से जो रचनाकार होता है वह जाने अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं होता, वरन गद्य में भी देखा जा सकता है। यानी भामा और केशव जो हमारे प्रमुख काव्यशास्त्री हैं, उन्होंने यह माना है कि जो अलंकार हैं वह मात्र कविता में ही नहीं होते, वो गद्य में भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे कि जो अलंकार शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। सॉरी यहाँ नहीं, अलंकार के भेद। अब हम करेंगे अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो आज के हमारी जो वर्कशीट है उसमें हम शब्द अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है। यानी रचना में जो खूबसूरती आती है वो किनके कारण आती है? शब्दों के कारण। यानी शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है कि कोई भी रचना खूबसूरत हो जाती है। तो शब्दालंकार जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है। मैंने अभी अभी आपको बताई यही चीज़, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार, सौंदर्य, चमत्कार नष्ट हो जाता है। यानी कोई भी शब्द अपनी एक उपयुक्त जगह पर अपनी खूबसूरती प्रदान करता है, अगर उस शब्द को वहाँ से हटा दिया जाए तो उसकी जो सौंदर्य है, उसका जो खूबसूरती है वो समाप्त हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो यह अलंकार की पहचान है। समझ आया? जैसे रहीमन पानी राखिए, ये पंक्ति है, अगर आप कहेंगे रहीमन जल राखिए तो उतना जो कविता की जो पंक्ति है वो उतनी खूबसूरत नहीं लग रही है जितनी यह कहने में लग रही है कि रहीमन पानी राखिए। तो इस तरह से अलंकार की जो खूबसूरती जो है वह नष्ट हो जाती है। शब्द के 2 रूप हैं, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है और अर्थ जो समझ में आता है। यानी शब्द के कितने रूप होते हैं? 2, एक होती है ध्वनि और दूसरा अर्थ। ध्वनि जो सुनाई देती है और अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है, यानी शब्द अलंकार ध्वनि के आधार पर। इस अलंकार वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। यानी जो शब्द अलंकार होता है वह मूलतः शब्द पर निर्भर करता है, उसके अर्थ से उसका संबंध नहीं होता। शब्द अलंकार का आधार वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। शब्द अलंकार का आधार क्या होता है? वर्ण, शब्द और वाक्य। 3 चीज याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में आया शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार शब्दों पर आधारित होता है, इसमें मूलतः वर्ण, शब्द और वाक्य के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब आगे हम करेंगे शब्द अलंकार के प्रमुख भेद, यानी शब्द अलंकार जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बाद में तथा प्रास का अर्थ है निकट रखना।
अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना, जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। अनुप्रास अलंकार में आपको यही याद रखना है बच्चों कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति क्या होती है कि एक ही जो वर्ण है वो बार बार आए पंक्ति में, यानी उसका बार बार प्रयोग हुआ हो। उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। आप सभी देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित में माँ, महीपत में माँ और मंदिर में भी माँ। नीचे वाली पंक्ति में देखिए, सेवक में स, सचिव में स और सुमंत्र में भी स। तो ऊपर वाली पंक्ति में माँ वर्ण के कारण और नीचे वाली पंक्ति में स वर्ण के कारण अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पहले पद में वाम वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम शब्द अलंकार का दूसरा प्रमुख प्रकार देखेंगे, यमक अलंकार। अनुप्रास हम पढ़ चुके, अब देखेंगे यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो, यानी एक ही शब्द दो बार आए। पहले में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, एक ही वर्ण दो तीन बार आ रहा था। यहाँ पर शब्द है बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शब्द है और जब एक ही शब्द दो बार आए किंतु उनके अर्थ जो हैं वह अलग अलग हों, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। है ना, कनक कनक यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। कनक शब्द आप देख रहे हैं दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा जो हम शिव की पूजा पर चढ़ाते हैं, ठीक है, भांग धतूरा जो होता है नशीला होता है, इसलिए आया है। और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है, सोना। तो सोना आप जानते हो कितना महंगा है, सोने को पाकर भी इंसान नशे में चूर हो जाता है। तो यहाँ पर यही कही गई है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यानी जो दूसरे वाले कनक की मादकता है वह ज़्यादा अधिक है, क्योंकि धतूरे को तो लोग खा कर के नशे में चूर होते हैं, जबकि सोने जैसी चीज़ को प्राप्त करके ही लोग मादक हो जाते हैं। तो यहाँ कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और कनक का अर्थ भी अलग अलग है कनक कनक का, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब हमारा तीसरा अलंकार है यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लेष का क्या अर्थ होता है? श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी इसमें शब्द तो एक ही प्रयोग होगा लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी अनेकार्थक है, यानी पानी को अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। कांति, कांति होती है चमक, दूसरा है सम्मान और तीसरा है आटा में पानी के लिए जो यूज़ करते हैं पानी, ठीक है। तो इसके तीन अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल, जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटे में पानी के लिए यहाँ पर हुआ है। तो पानी शब्द के तीन अर्थ प्रयोग होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से बेटा आपको अर्थ अलंकार के कारण के अंतर्गत तीन अलंकार यहाँ पर पढ़ने थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
पहले आपको अलंकार के बारे में जानना है। दूसरा, अलंकार के बारे में हमारे प्रमुख काव्य शास्त्रियों ने क्या कहा है। उसके बाद अलंकार के 3 भेद होते हैं और 3 भेदों में सबसे पहले हमने शब्दालंकार को जाना और शब्दालंकार के 3 भेदों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम आज के अभ्यास कार्य की तरफ। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आप देखेंगे, और पूछा गया है कि उनमें कौन सा अलंकार है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। पहला है, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। ठीक है, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है। न, जन में न, रंजन मंजन। ठीक है, तो न वर्ण की आवृत्ति के कारण, दूसरे में दनुज ज मनुज ज। ठीक है, ज वर्ण की आवृत्ति के कारण। तो इसमें म और ज वर्ण की आवृत्ति के कारण आवृत्ति होती है, उसमें कौन सा अलंकार होता है? हमने अभी पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर म और न और ज वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है, माया महाठगनी हम ज्ञानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिगुण शब्द है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसमें इसके अलग अलग अर्थ हैं। त्रिगुण का मतलब आप समझते हो, 3 गुण। एक अर्थ है 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सतोगुण होता है सात्विक गुण, सात्विक गुण, रजोगुण और तामसिक गुण, तामसिक जो गंदे विचार होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ये इस पहले का मतलब 3 गुण हुआ, और दूसरे का मतलब हुआ, दूसरा जो अर्थ होगा इसका वो होगा 3 धागों वाली रस्सी। 3 धागों वाली रस्सी। ठीक है, इस तरह यहाँ पर त्रिगुण के 2 अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तीसरा देखेंगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर मैया, मोरी, मैं, आप देख रहे हो तीनों में माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, माखन खायो, ख ख खा ख, ख वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति और ख वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। इसी आगे, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है। घटा शब्द यहाँ पर देखेंगे कि 2 बार आया है। घटा घटा, तो पहले घटा का अर्थ है बादल, बादल को बोलते हैं ना घटा, घटा आ गई है। और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर घटा जो शब्द है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, आगे 5वां देखेंगे, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर बेर शब्द है वह 2 बार आया है। 3 बेर खाती थी, यानी यहाँ पर भी बेर शब्द का अलग अलग अर्थ है। पहले बेर का अर्थ है कि फल, ठीक है, जो फल होता है खाने वाला। और 3 बेर, दूसरा जो बेर है उसका मतलब है 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जो हम 3 बार खाना खाते हैं, 3 बार। ठीक है, तो
यहाँ पर बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। इसके बाद छठा देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम। तो बड़ा ही आसान है और दूसरी तीसरी बार एक्सरसाइज में भी आ गया है, आप देखते ही पहचान गए होंगे। यहाँ पर र और जा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अलंकारों को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, जल्दी से मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया, क्या क्या चीज़ें समझ में आई, और ये सारी चीज़ें आप कॉपी में लिख करके अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।